ना हो कि तुम्हें धोखा मिलेगा तो सबको धोखा मिलेगा। देखो अब हम मैगजीन पर आ रहे हैं और जे विविधता वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और जे विविधता वाला टॉपिक पहले मैं वैसे समझाऊंगा ओरली बोलकर, और उसके बाद ना फिर हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर क्या लिखा हुआ, तो वो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। खोलो मैगजीन। मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह कहते हुए सुना ना, तो मुझे यार मैं सोचूंगी सोच कितनी छोटी है, कौन सी दुनिया में जी रहे यार ये। लड़कियां ही क्यों? गलत है ना, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए ना यार। कौन कौन? चलो भैया बहुत बात होगी इन मुद्दों को, अब पॉइंट की बात पढ़ो, मेरी बात थोड़ा गौर से समझ लो। देखो अब हम जैव विविधता पढ़ेंगे, पहले जानेंगे जैव विविधता क्या हो। ये पीटी 365 पीटी 365 में जैव विविधता, जैव विविधता, इसके अंदर ना देखो जरा, जो जैव विविधता ना, जैव विविधता हो क्या है, सबसे बड़ी बात है जैव विविधता क्या हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैव विविधता क्या बोला, तो जैव विविधता हम किसी चीज को जैव विविधता कहते हैं, तो परिभाषा मैंने कॉपी में लिखवाई थी सौरभ भाई। क्या हो जैव विविधता, जब पौधों की बात होगी, पौधों और किसकी, और जंतु, पौधों में आ जाएगी वनस्पति, पौधे ही तो वनस्पति, पौधे और जंतु के संरक्षण की बात होगी तो जैव विविधता की बात होगी। जो तुम्हारी फेयर कॉपी है ना, उसमें मैंने छोटे छोटे फैक्ट भी दिए थे। हर दो साल बाद ना हर 2 साल बाद एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर जारी करो। अभी 2022 में आई थी वाली रिपोर्ट, 2024 में आनी थी, लास्ट तक आ जाएगी, अभी तक आई नहीं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट नाम है उसका, और उसके अंदर ये बताया गया पूरी दुनिया के अंदर 68 मिलियन प्रजाति, 69% के आसपास प्रजाति नष्ट हो चुकी। प्रजाति किसकी, पौधों की भी नष्ट हो चुकी और जंतुओं की भी नष्ट हो चुकी। और जब हम जैव विविधता की बात करेंगे ना, तो पौधे और जंतुओं को बचाने की बात करेंगे। समझ में आएगी बात क्या, जब पूरी पहली बार अगर पृथ्वी को बचाने की बात हुई थी, तो सबसे बड़े जो सम्मेलन हुए थे वो रियो डी जे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरी पृथ्वी सम्मेलन। ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो यहाँ 3 बड़े सम्मेलन हुए थे, 3 बड़े सम्मेलन हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। वैसे तो 5-6 सम्मेलन हुए थे यहाँ से, लेकिन 3 बड़े सम्मेलन हुए थे, प्रमुख सम्मेलन। पहला जलवायु परिवर्तन के लिए UNFCCC वाला हुआ था, नहीं UNFCCC हुआ था, नाम पता इसका, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये तो हुआ था। दूसरे नंबर पर एक कौन सा, CBD, आज हमें यही पढ़ना हमारा, क्या नाम है इसका, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये देखेंगे जैव विविधता को बचाने के लिए। तो तीसरे नंबर पर होता UNCCD, ये हो हमारा मरुस्थलीकरण के लिए। तो हमें दूसरे नंबर का पढ़ना, ये हुआ था 1992 में, होता नहीं है, तो ये 1993 में लागू हुआ था हमारा, ये वाला सम्मेलन 93 में लागू हुआ था। और इसमें पता क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि हम ना आपस में बैठकर मीटिंग करेंगे, और जब मीटिंग करेंगे 2-2 साल बाद मीटिंग करेंगे। जिक्र हम इसकी मीटिंग करी थी, तो COP 1 हर साल मीटिंग हो, इसकी COP मीटिंग हो, इसकी 2 साल बाद मीटिंग हो। कितने साल बाद मीटिंग हो, जो 2 साल बाद मीटिंग हो, इसको COP 1 क्या है, COP 1, फिर 2 साल बाद होगी, फिर COP 2, फिर 2 साल बाद होगी, फिर COP 3, फिर अब ये बताओ लागू कब हुआ। तो इसमें 2 मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रही आज तक, और दोनों मीटिंग तुम्हें देखनी। ये CBD जैव विविधता पर अभिसमय, इसका नाम जैव विविधता पर अभिसमय लिख देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। जैव विविधता पर अभिसमय, ठीक। तो जैव विविधता पर अभिसमय 1993 में लागू हुआ। हर साल इनकी मीटिंग हो, हर 2 साल बाद इनकी मीटिंग हो, 2 वार्षिक मीटिंग हो। और इसमें जो मीटिंग रही, एक तो रही सन 2000 वाली मीटिंग इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कार्टेजियना प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता, कार्टेजियना प्रोटोकॉल। और एक वही हमारी 2010 के अंदर उसे नगोया प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता।
आने वाले टेक्स्ट बुक बार बार दिखाई देंगे तुम्हें, टेक्स्ट बुक दिखाई देंगे, पेपर में बार बार दिखाई देंगे तुम्हें। ठीक, तो ये दो कोप की मीटिंग, तो कोप की जो मीटिंग हो ना, एक तो हुई हमारी सन 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर, 2000 के अंदर हुई, उसे हम कार्टेजेना प्रोटोकॉल। जब हम प्रोटोकॉल कहते हैं ना, तो इसका मतलब चीजें बाध्यकारी होनी शुरू होगी। जब हम प्रोटोकॉल कहते हैं चीजें बाध्यकारी होगी, लीगल एक्शन लेंगे अगर तुम कार्रवाई नहीं करोगे तो, यानी इसका मतलब पूरी दुनिया की जिम्मेदारी होगी जैव विविधता को बचाना। और जब भी जैव विविधता को बचाना होगा तो पौधों और जंतुओं को सबको बचाना होगा, जितनी प्रकार की प्रजातियां मौजूद है। 50 मिलियन के आसपास पूरी दुनिया, पूरी यहाँ प्रजातियां पाई जा। अभी तक तो आधी तो पहचान भी नहीं हो भाई। कुछ प्रजातियां ऐसी पौधों की जिनका नाम ही नहीं पता हमें, हमको पता है बस ये पेड़ है, लेकिन उसका नाम नहीं पता हमें। समझ रही बात है। लेकिन जो हमारे यहाँ ना जो जैव विविधता वो तेजी से नष्ट हो रही, बहुत सारे जानवर है जो बहुत तेजी के साथ नष्ट हो गए। इसलिए हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को लेकर जब तो हम सीरियस है, पूरी दुनिया इस चीज़ को तो लेकर सीरियस है। क्यों सीरियस? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो चुकी, पौधों की भी जंतुओं की भी। अब तेजी के साथ पता क्या खत्म होने, गिद्ध, वल्चर, इतना तेजी के साथ खत्म हो रहा ना। जंगली उल्लू अब नहीं दिखाई देता। पहले हम अपने बाग की तरफ जाते थे तो वहाँ ना उल्लू देखते थे हम, और दिन में बैठा रहता था, उसे दिन में दिखाई नहीं देता था। तो हमारे बाबा दिखाते थे एक उल्लू, उसे दिन में नहीं दिखाई देता, और ये बैठा रह गया ढाल पर। अब वो उल्लू ही खत्म होगा, जंगली उल्लू। ठीक, और जंगली उल्लू खत्म होगा तो उसके लिए अलग अलग प्रयास करें हमने, समय समय पर बचाने के लिए अलग अलग प्रकार की संस्था बनाई। हम वो हर प्रयास करेंगे कैसा, जो जंतुओं की प्रजाति, जंतुओं की या जानवर की जो भी प्रजाति होगी, जंतुओं की या प्राणियों की जो भी प्रजाति होगी वो खत्म हो रही, विलुप्त होती चली जा रही, उसे कैसे उसका संरक्षण करा जा सके वो हर प्रयास करेंगे। पौधे की प्रजातियों को कैसे संरक्षण करा जा सके वो प्रयास करेंगे। और आने वाली हम जो मैगजीन के अंदर PT 365 के अंदर जो भी पढ़ेंगे ना, ठीक, ये इसी साल का करंट अफेयर नहीं होगा, अगले साल का रास्ता सारा आसान हो जाएगा। समझने की बात है। जो अभी तक 2023 वाले का रिजल्ट नहीं आया, और जो 2023 वाले का रिजल्ट आया ना, सारे के सारे UPSC की तैयारी में लगे हुए, वे फिर एग्जाम देंगे। बस उनको मान लो जो 700-800 बच्चे हैं जो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा विन देने का एग्जाम, और उनमें तो आधे ऐसे देंगे जो एग्जाम देंगे ही देंगे। तो तुम ये मान के चलो कि अगले साल भी तुम एग्जाम देना ही देना, इतने बड़े बवंडर नहीं है तुम। समझ में आएगी बात है। हर बंदा ये मान के चलो पेपर अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है, कोई निश्चित नहीं है, याद रखिए बात है। निश्चित उस दिन ही होगा जिस दिन तुम्हें पूरी की पूरी नॉलेज हो जाएगी। अच्छा, पता लग चुका। दो हमारे जो हो कोप की मीटिंग दो महत्वपूर्ण, एक तो सन 2000 वाली, एक सन 2010 वाली। इसे कार्टेजेना प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, प्रोटोकॉल के नाम से, याद रखिए बात या। और इसे जानते हैं नगोया प्रोटोकॉल के नाम से, नगोया, या प्रोटोकॉल। और नगोया कहाँ पड़ा, ठीक। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट मीटिंग हुई 2022 के अंदर, एक मीटिंग हुई कोप 15 सम्मेलन के नाम से जाना जा रहा है। देख लो जैव विविधता के मामले में कोप 15 की मीटिंग है, जलवायु परिवर्तन के मामले में नहीं है। मैंने जलवायु परिवर्तन का पूरा टॉपिक तुम्हारे सामने डिस्कस करा। तो यार जो तीसरे नंबर पर जो मीटिंग है, तीन नो तो हर 2-2 साल बाद होती होगी, तो हर 2-2 साल वाली बात हमारे मामले महत्वपूर्ण नहीं है, काम की भी नहीं है। PT में सवाल वही 20 सवाल आने, तो हमें लेकिन पूरी कहानी समझ में आ गई। हाँ, अच्छा इस तरह था। तो एक तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल, एक नगोया प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल में अगर पूछे कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। और जैव विविधता का संरक्षण का मतलब पौधों को बचाना, जंतुओं को बचाना। ठीक, और नगोया प्रोटोकॉल भी संबंधित है, ये भी जैव विविधता संबंधित है। यहाँ कुछ अलग बात कर रखी होगी, यहाँ थोड़ी सी अलग बात है जैव विविधता से रिलेटेड, दोनों। ये 2010 का, ये 2000 सन 2000 के आसपास का, ठीक है। और तीसरे नंबर पर एक 2022 में हुआ, और जो 2022 में हुआ ना उसको कोप 15 को। अच्छा, 2022 में 2021 में कोरोना नहीं आया था, और कोरोना की लहर 2022 में भी लोग डर रहे थे। 2021 में भारत में कितने लोग मरे थे, और 2022 में भी लोग डर रहे थे, क्योंकि जो कोप 15 की जो मीटिंग थी ना वह कुनमिंग के अंदर हो रही थी, और जो कुनमिंग है ना वो पड़ा चाइना के अंदर। अब दिक्कत क्या थी, चाइना का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो ध्वस्त हो चुका था कोरोना के अंदर। देखा नहीं वहाँ कितने फटाफट वेंटिलेटर बनाए जाते हैं, अस्पताल थे, सब बर्बाद कर देता पूरा का पूरा कोरोना। तो उन्होंने पता क्या कहा कि हमारे यहाँ ना हम पैसा दे रहे हैं इस मीटिंग को यार कहीं और करवा लो, हमारे यहाँ ना इस बार जो अर्थव्यवस्था हो चरमराई हुई। तो ये चले गए पता कहाँ से, ये चले गए मॉन्ट्रियल के अंदर। मॉन्ट्रियल पता कहाँ से, वो पड़ेगा कनाडा के अंदर। तो इस प्रोटोकॉल को, इस वाले प्रोटोकॉल को जो 2022 में मीटिंग हुई, कोप 15 की जो मीटिंग हुई 2022 में, जो कोप 15 की मीटिंग हुई ना, कोप 15 की मीटिंग, उस कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जा रहा है। और इस ना बिल्कुल इसी तरह का समझौता जैसे पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। जब पेरिस जलवायु समझौता हुआ था उसमें विकसित देश और विकासशील देश एक साथ नहीं आ गए थे जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए। यह भी इस तरह का मानना जा रहा है कि जैव विविधता को बचाने के लिए विकसित देश और विकासशील देश पहली बार एक साथ आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही समझौता जब पूरी दुनिया ही सीरियस हो जाए, समझिए। तो जो कोप 15 की मीटिंग है, कोप 15 की मीटिंग को कुनमिंग, क्या नाम है, कुनमिंग कहाँ से पड़ेगा, चीन में। तो कुनमिंग, और ये क्या है, मॉन्ट्रियल,
कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल पता लग चुका है क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। और कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किसे बचाने की बात हुई, जैव विविधता को, समझ में बात यार। और कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पता क्या हुआ, अब तुम्हें समझाता हूँ। 2010 के अंदर ना, 2010 के अंदर जब नगोया प्रोटोकॉल हुआ था तो वहां ना 20 टारगेट थे, 20 टारगेट रख रखे थे। उन्होंने आईची, ये आईची जगह पड़ वही जापान के अंदर आईची, तो उन आईची टारगेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, आईची लक्ष्य के नाम से। तो आईची लक्ष्य के नाम से जानते हैं। और ये आईची लक्ष्य जैव विविधता को बचाने के लिए हमें 2020 तक पूरे करने थे। और 2020 तक जब पूरे करने थे, 20 में कोरोना आया, 21 में कोरोना आया, तो मीटिंग होनी थी नहीं होनी थी, हुई ही नहीं। उसके बाद 2022 में जाकर कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब नए लक्ष्य निर्धारित करे गए। अब जो नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे उसमें भी समझ लो, जो नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे बड़े काम के, बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य। अब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो नए लक्ष्य रखे गए उसमें क्या है। कुछ लक्ष्य तो ऐसे जो 2050 तक, और वे पूरे करने में ये रखे गए 4 लक्ष्य। कितने, 4 लक्ष्य। और 23 लक्ष्य रखे गए दो, उसमें क्या रखा गया, 23 लक्ष्य ऐसे रखे गए ये हमें 2030 तक पूरे करने। 23 लक्ष्य ऐसे 2030 तक पूरे करने, 2030 तक पूरे करने। याद रहेगी बात है। अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये होगा कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2050 तक जो 4 लक्ष्य पूरे करने वे तुम्हारे याद होने चाहिए। और 2023 तक जो 30 लक्ष्य पूरे करने, 23 वे 23 के 23 याद होने चाहिए, 23 में से वे याद होने चाहिए जो यूपीएससी के पेपर मांगे। बात समझ में आएगी। ठीक, ये आईची टारगेट पता लगा। आईची टारगेट कब रखे गए थे, 2010 में, किसे बचाने के लिए, और जैव विविधता को बचाने का मतलब पौधों और जंतुओं को बचाना। बेसिकली जब सब चीजें याद रखेगा कैसे कैसे चल रहा, 2-2 साल बाद जैव विविधता को बचाने की मीटिंग हो। ठीक, तो ये पूरा फ्रेमवर्क तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका। पता लग गया क्या है पूरी कहानी। क्या जो 2022 में COP 15 की मीटिंग हुई, COP 15 ये जलवायु परिवर्तन के लिए वाली मीटिंग नहीं है, जैव विविधता को बचाने के लिए अलग मीटिंग है। तो 2022 में माना जा रहा है पूरा का पूरा एक प्रकार का ये बाउंड्री लाइन डिसाइड कर दी गई। जिस तरह पेरिस जलवायु समझौते को बहुत बड़ा समझौता माना जा जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए, इसी तरह जैव विविधता को बचाने के लिए जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यो जैव विविधता को बचाने के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य माना जा रहा है। अब इतना पढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता, तुम खुद पढ़ते तो तुम्हारे खराब होती कम से कम 40, 50, 60, 70 मिनट। ठीक, और फिर तुम्हारी पूरी धारा नहीं बन पाती। तो टीचर क्या कर रहा है, आसान कर दे चीजों को, समझ गए। ये हो टीचर का काम, पूरी कहानी जोड़ेगी, पूरी कहानी तुम्हारे बोर्ड पर आएगी। अब जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ तुम्हें देखते ही पता था यहाँ क्या हुआ। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, यहाँ से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, तो यहाँ देखो सन 2000 में मीटिंग हुई कार्टेजियन प्रोटोकॉल में पता मैंने क्या करा था, जो भी हमारे अनुवांशिक चीजें बनाई जा रही, मान लो हमने बीटी कपास बना लिया, बीटी कपास जैव विविधता को नुकसान भी तो पहुंचा सके, तो इसे ना हम बैन करने की कोशिश करेंगे, उसे कम से कम करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या हुआ, मान लो कुछ भी हम चीज ऐसी बनाई ना, कोई जो हमारी जैव विविधता को बचाने का प्रयास करे, कुछ ऐसा संसाधन बना दिया हमने जो जैव विविधता को बचाने का प्रयास करेगा, वो संसाधन अमेरिका के ही पास क्यों होगा, उसकी जैव विविधता की बची रहेगी, दूसरों को शेयर करो। ये नगोया प्रोटोकॉल में हुआ था, समझ आई बात है। तो हर प्रोटोकॉल में जो खास प्रोटोकॉल है उसमें कुछ ना कुछ बात हुई, समझ आई बात है। एक तो नगोया प्रोटोकॉल, एक कार्टेजियन प्रोटोकॉल, एक नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल में शेयरिंग की बात हुई कि संसाधन तुम्हारे पास ही मौजूद क्यों, सबको शेयर करो, एक दूसरे को शेयर करो। इसमें कहा गया जो भी हम तुम कीटनाशक यूज कर रहे, ठीक, उसका कम से कम यूज करने की प्रयास करो। कीटनाशक न कहते हुए ये भी कह दो अनुवांशिक रूप से तुमने कोई भी चीज बनाई, ठीक, तो कोई भी चीज बनाई ना तुमने, और वह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही, जैव विविधता का संरक्षण करने का प्रयास कर रही, जैव विविधता को बचाने का प्रयास कर रही, तो हमें भी दो भाई। या शेयरिंग की बात हुई यहाँ से, और बनाने की बात हुई थी यहाँ से। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा। एक लाइन में कार्टेजियन प्रोटोकॉल क्या है, नगोया प्रोटोकॉल अभी सर्च करवाऊंगा इसमें, एक लाइन पढ़ के देखो तो समझ में आ जाएगा। अभी COP 15 की मीटिंग में क्या हुआ, सबसे मेन टारगेट क्या हुआ, तो यहाँ भी हमने फ्रेमवर्क बनाया। उस फ्रेमवर्क का नाम बताने जा रहा हूँ, नाम उसका ग्लोबल, क्या नाम है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। एक तैयार करा है यहाँ से, एक फंड तैयार करा है। क्या तैयार करा है, फंड। तो नाम उसका, उस फंड का नाम है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। पता लग चुका है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। इस पर सवाल पूछ सकते, ये क्या बोला, इसमें कहाँ तक पैसा आएगा, ये कौन सा फंड, कौन सी निधि है, समझ बात है, कौन सा फंड है, इसमें पैसा कहाँ तक आएगा, इसमें सवाल पूछ सकते। कौन सी मीटिंग में आई बात है, COP 15 की मीटिंग। COP 15 की मीटिंग का किस नाम से जाने जा, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से। पता लग जाए ना, यहाँ 2 बड़ी चीज हुई। इसमें 2050 तक 4 लक्ष्य निर्धारित कर देंगे, चारों तो जुबान पर रट लेने हैं, अभी नोट्स में ये चारों के चारों लिखने हैं, ठीक। उसके बाद 23 लक्ष्यों में तुम्हें प्रमुख लिख लेने जो पेपर में पूछे जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं लिखना। 3-4 लिख लेने बस, इसमें तो 3 वो बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट है। ये जो फंड बनाया गया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी वैश्विक स्तर की जो जैव विविधता, उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना, पूरा का पूरा एक सिस्टम बना देना,
और उसके लिए फंड बनाया गया, और फंड $500 बिलियन का। और जो $500 बिलियन का फंड, अब देखेंगे उसमें पैसा कौन कौन देगा और कहाँ से पैसा आगा। और यूपीएससी यही सवाल पूछेगा। कैसे सवाल पूछेगा? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष। ये तो एक कोष बनाया गया, एक फंड बनाया गया, एक निधि बनाई गई। इसमें पैसा कहाँ कहाँ से आगा? $500 बिलियन का फंड पूरा देखा गया भाई। याद रहेगी बात है? ये पूरी कहानी समझ में आएगी क्या क्या हो रहा है? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ भाई। जैव विविधता का मतलब बचाने का हो, पौधों और जंतुओं को बचाना। उसके बाद रियो डीजी पृथ्वी सम्मेलन में 3 बड़ी बातें हुई थी, 3 बड़े सम्मेलन हुए थे। एक तो हुआ था जलवायु परिवर्तन को लेकर, यूनाइटेड नेशन का, समझ बात है, जिसे UNFCCC के नाम से जानते हैं। एक हुआ था दूसरे नंबर पर जैव विविधता का सम्मेलन, जो 19 हो रहा था 1992 में, लेकिन लागू हुआ 1993 में। जब 1993 में हुआ तो इन्होंने कहा कि 2 साल बाद मिलेंगे, अब बताएंगे जैव विविधता को बचाने के लिए क्या करना। ये मिले, हर साल हर 2 साल बाद मिलते रहे। लेकिन सारी मीटिंग तो मैं याद नहीं रख सकता। काम की तो वही होगी जो जिसमें कुछ खास हुआ होगा, वही मीटिंग काम की होगी। एक तो हो नगोया प्रोटोकॉल और एक होगा हमारा कार्टेजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल तुम अभी सर्च करना, फोन है तुम्हारे पास, तो अभी कार्टेजेना प्रोटोकॉल सर्च करो और नगोया प्रोटोकॉल गूगल सर्च करो जल्दी फटाफट अभी, बाकी बातें पढ़ना। पढ़ो कार्टेजेना प्रोटोकॉल सर्च करो गूगल पर, पता लगा क्या हुआ। एक तो कार्टेजियन प्रोटोकॉल में मोटे मोटे तौर पर समझ लो, अनुवांशिक रूप से जो फसलें बनाई गई ना। अब अनुवांशिक रूप से फसलें कौन सी बनाई गई, मेरी बात सुनो ध्यान लगेगा। तुमने बासमती चावल का नाम सुना? एक अब पूसा बासमती चावल। अब पूसा बासमती चावल ना सर्च करो, देखो कितना मस्त चावल। गोल्डन राइस देखो, गोल्डन राइस सर्च करो, गोल्डन राइस देखो, इमेज देखो उसकी, बढ़िया। पता कहाँ उगाया जा रहा है? धान की फसल को ना पानी चाहिए, ये बिना पानी के उग रहा, बिना पानी के उग रहा, सूखी जमीन में। क्यों उग रहा? पता कारण क्या है? क्योंकि इसे बनाया गया, ऐसा ही बीज तैयार कर देगा। बता, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वही तो सीन है इसका। समझिए, जैसा पता लग चुका, जो सूखे में ना जो बेरी का पेड़ उठाया और जो जो इसके जीन के अंदर डाल दे ताकि वो वहां उग सके, क्योंकि बेर का पेड़ सूखे में उग जा, तो ऐसी चीज उसके अंदर डाल दी। अब सोच लो कितने आगे पहुंच गया इंसान, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये ना, लेकिन नुकसान भी तो पहुंचा सके, नुकसान पहुंचा सके, जब नुकसान पहुंचा सके ना, इनके नुकसान, ताकि इनके नुकसान कम से कम हो, इसलिए बात पता कहाँ कही गई? यह बात कही गई कार्टेजेना में। अब देखो कार्टेजेना कहाँ पड़ा, देखो कार्टेजेना कहाँ पड़ा, ये भी तो बताना चाहिए कार्टेजेना कहाँ से पड़ रहा है। कार्टेजेना की लोकेशन देखो कहाँ से, कोलंबिया में पड़ा, मैक्सिको के पास, ठीक है। तो कोलंबिया में पड़ा जहाँ तुम अम्बेडकर पढ़ के आए थे, पता लग चुका। अभी देखो नगोया प्रोटोकॉल सर्च करना, नगोया, इसके बारे में 2-3 लाइन लिख लेनी तुम्हें, कार्टेजेना प्रोटोकॉल के बारे में। नगोया प्रोटोकॉल देखो कहाँ से, जल्दी नगोया प्रोटोकॉल सर्च करके देख लो अपने फोन में, खाली ना बैठ। इसमें आ रहा होगा आई चिलक से, आई चिलक से आ रहा होगा, देखो उसमें, नहीं तो अलग से डाल दो गूगल पर, आई चिलक से क्या है, आई चिलक से क्या है पढ़ो। हाँ सही कह रही हो, आई चिलक से क्या है पढ़ो। कोप 10 में आया था आई चिलक से। जैव विविधता का वर्ष भी घोषित कर दिया 10 साल तक इन्होंने। ये पढ़ो से जल्दी, आई चिलक से क्या है, पढ़ लो जल्दी फटाफट।
हो गया यहाँ तक? चलो हटाओ सब, सारी कहानी समझ में आएगी। अब आ जाओ न्यूज़ पर। क्या है न्यूज़? अब जो न्यूज़ है ना तुम्हारे पास जो दे रखी PT 365 में, इस न्यूज़ को, पहली न्यूज़ को अब पढ़ो ध्यान से, पढ़ो जल्दी फटाफट। इसी न्यूज़ को क्या लिखा हुआ, जल्दी फटाफट पढ़ो। पहली न्यूज़ दे रखी जो, क्या लिखा हुआ बताओ? वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स, ये तो लिखा हुआ, ये मैंने तुम्हें बताया, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स, ये लिखा हुआ देखो। हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 7वीं सभा में, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है अभी ये पढ़ा रहा है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये क्या है? GEF क्या है अभी पढ़ाने वाला हो रहा है, ये भी एक प्रकार का फंड है। GEF ग्लोबल सुविधा है, इसमें क्या करो पैसा मिलो, जलवायु के लिए पैसा मिलेगा, इसमें जैव विविधता को बचाने के लिए पैसा मिलेगा, इसमें मरुस्थलीकरण को बचाने के लिए पैसा मिलेगा। GEF ये भी एक प्रकार का फंड है, ऐसी सुविधा जो 1991 में बनाई गई थी, समझ गए? और इसकी बैठक हो, इसकी 7वीं बैठक में ये फैसला ले लिया गया, अब ना हम जैव विविधता को बचाने के लिए सीरियस हो जाएंगे और कुनमिंग माउंटेन प्रोटोकॉल के तहत एक नया फ्रेमवर्क तैयार करें, फंड तैयार कर दिया पूरा का पूरा $500 बिलियन का, समझ गए? आगे चलो, क्या कहा गया? GBFF के बारे में, उद्देश्य GBFF यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड का उद्देश्य कुनमिंग माउंटेन प्रोटोकॉल के वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को वित्त पोषित करना है। पता लग चुका? आगे चलते हैं। गवर्नेंस, इसमें क्या कहा गया? इसमें 16 विकासशील देश होंगे और 14 कितने होंगे? विकसित देश होंगे। इसे पूर्वी यूरोप भी होगा, सोवियत संघ भी होगा। चलो ये काम करने है, इनका साइड में एक चार्ट दे रखा है, पूरा का पूरा दे रखा है। क्या लिखा हुआ? कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क गोल्स एंड टारगेट, कौन कौन से टारगेट है इसके, कौन कौन से लक्ष्य है इसके, ये तो समझाया मैंने बोर्ड पर भी तुमको, ठीक? अगर देखो क्या लिखा हुआ, इस फ्रेमवर्क में 2050 तक चार दीर्घ गोल्स निर्धारित किए गए हैं। देखो 2050 तक मैंने तुम्हें बताया नहीं, हाँ देखो यहाँ 4 लक्ष्य नहीं आए, अब चारों के चारों इसी के सामने लिख देने, अभी देख कर तुम इनसे उतारोगे, ठीक है? अब चारों के चारों देखो, चारों के चारों है क्या, पहले चारों पढ़ लो। मानवीय कार्यों के कारण प्रजातियों की विलुप्ति को रोकना, प्रजाति की जो विलुप्त होती चली जा रही है, जंतु जो मरते चले जा रहे हैं, इन्हें रोकना यार। लाभों का न्यायसंगत बंटवारा, जो भी लाभ हो रहा है ना उसका न्यायसंगत बंटवारा होना चाहिए। उसके बाद जैव विविधता का साधारणीय उपयोग, जैव विविधता को इस तरह उपयोग करना तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी पेड़ पौधों का यूज कर सके यार। $700 बिलियन के लिए जैव विविधता फाइनेंस गैप को समाप्त करना, प्रतिवर्ष $700 बिलियन के लिए जैव विविधता गैप फाइनेंस को समाप्त करना, ऐसा करके लक्ष्य, या डायरेक्ट मिलेंगे लक्ष्य देख लेना। मैं इनको समझाना चाह रहा है जैव विविधता फाइनेंस गैप क्या हो, आगे समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगाकर। पहले देखो 2030 तक कितने लक्ष्य निर्धारित करेंगे? 23, तो 23 के 23 लक्ष्य निर्धारित करेंगे। देखो मैंने यहाँ 23 लिखा नहीं लिखा, तो तुम्हें 23 नहीं लिखने, अब 23 में खुद भी लिख रखा देख प्रमुख, क्योंकि सर उसे भी तो पता ना 23 के 23 को याद नहीं कर सकता, ठीक? लेकिन 23 के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है 30x30। अगर पूछ लेना 30x30 इसका मतलब क्या हो, 2030 तक 30% अपनी भूमि को बचाना और 30% जंतुओं को बचाना। 30% भूमि और जंतुओं को बचा लेना। अभी हम 17% और 8% ही बचा पा रहे। बचा कैसे पा रहे? जहां नेशनल पार्क हो, राजाजी नेशनल पार्क का नाम सुना? हमने कह दिया हम मानव गतिविधि कर सकता, क्या कर गतिविधि? कुछ भी नहीं कर सकता। नेशनल पार्क में जाने के लिए पहले फॉरेस्टेड गार्ड वाले सिपाही मिले, पता लग गया। ऐसे ऐसे देश में 106 नेशनल पार्क के आसपास है नहीं, तो वहां हमने जंगल को नहीं बचा दिया और जंतु को बचा लिया। लेकिन हम कुल भी जितनी भी हमारी भूमि है पूरी पृथ्वी का, उसका आज तक हम 17% ही बचा पा रहे हैं। लेकिन पता क्या कहा गया इसमें कि 30% करना था, 17 को बढ़ा, 17% तो हम ऐसा बचा पा रहे स्थल पर और 8% बचा पा रहे हैं समुद्र के अंदर। पता लग चुका? तो 17 8 कितने होंगे? 25। लेकिन इस 25 को कितना करना था? 30। ये कहा गया इसमें जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। बात समझ में आई? 30x30 का मतलब समझ। और कब तक? 2030 तक। इसका मतलब क्या करेंगे? 2-4 और नेशनल पार्क बना देंगे, कुछ यहाँ हमारे देश में घोषित कर दिया और करते नहीं, साध भूमि घोषित कर दिया, सही बात। या इसे नेशनल पार्क, एक नया नेशनल पार्क बना अभी, एक नया टाइगर रिजर्व आया। ये क्या कर रहे हैं? ये तो करने की कोशिश करे, समझ गए? तो 30x30 का मतलब समझ में आया? तो यूपीएससी पूछ लेगा 30x30 का क्या मतलब है, तो तुम पता लगा 30 2030 तक हम 30% भूमि के अंदर और समुद्र के अंदर, भूमि और समुद्र के अंदर मिलाकर पौधों का और जंतुओं का संरक्षण करना, उसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना, वहां मानव की गतिविधियां प्रतिबंधित होगी। ये लक्ष्य है, पता लग चुका? आगे चलो देखो, उसमें लिखा, शुरू में लिखा हुआ, देखो उसमें 2030 तक जो पहला लक्ष्य, तो जो 2030 तक पन्ने के ऊपर लिखा हुआ नहीं प्रमुख टारगेट, इसका मतलब 23 के 23 नहीं याद कर सकता कोई, प्रमुख याद करेगा। अब पहला तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, पहला पढ़कर देखो क्या लिखा हुआ। वही मतलब 30x30 की डील होगी। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ।
पता लग चुका क्या लिखा हुआ कि 2050 तक जो आक्रामक प्रजाति आ रही है ना, उनके आक्रमण को कम करना, उनके प्रवेश को दर को कम करना। आगे क्या लिखा हुआ, वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना। ठीक, जैव विविधता महत्व वाले क्षेत्रों को ह्रास और या कम से शून्य पे लेकर आना। ऐसे क्षेत्र जहाँ जैव विविधता का ह्रास हो रहा है उसे शून्य पे लेकर आना, शून्य पे लेकर आना। हर साल सरकार द्वारा दी जा रही $500 बिलियन की हानिकारक सब्सिडी को कम करना। अभी से समझ लो क्या है, सरकार उर्वरक पर सब्सिडी दे रही, उर्वरक हम खेत में जाकर डाल लेंगे, उससे मिट्टी खराब हो रही, अब मिट्टी के अंदर जो जीवन है वे भी खराब हो रहे, वे मर जाओ, उसका कीड़े मर नहीं जाते, सही बात है। और उर्वरक पर हम क्या दे रहे, उसे सब्सिडी कम करना। जो खतरनाक अपशिष्ट, खतरनाक जो हमारे पास केमिकल बना रखे हैं हमने, उनको जो सब्सिडी दी जाए ना, उसे कम से कम करने का प्रयास करना। ठीक, उससे हमारी जीव विविधता नष्ट हो जा। आस पास में पता क्या हो, जो उस पर देख, हमने सरसों के अंदर क्या डाला, यूरिया डालना, और यूरिया सरसों तो बड़ी होगी, ऊपर तो कौन आई, माल की मक्खी आई, जो माल की मक्खी हो, मधुमक्खी जैसे बोल रहे हो, समझ ये बात है, वह उसके ऊपर आके बैठेगी, और आके बैठने के बाद उससे तो रस बना होगा, समझ ये बात है, उससे तो शहद बना, उसके ऊपर बैठेगी, बैठती तुरंत मर जाएगी। ऐसा कहीं जगह देखा गया, समझ गए। तो ऐसे नुकसान हमने पहुंचाया, हमने तो पहुंचाया क्योंकि हमने उसके अंदर यूरिया डाल रहा है, और यूरिया ही उसके अंदर पहुंच गया, और यूरिया ने उसके साथ रिएक्शन कर दी। मक्खी तो सोचती थी मालिक ये फूल है, इसके अंदर तुम्हें रस मिलेगा, वो यूरिया खाकर वहीं मर गई, आगे उड़कर अपनी छत तक भी नहीं पहुंच पाई। ऐसे ऐसे बहुत सारे जीव। ठीक, तो ऐसी, अरे सरकार पता क्या कहती है, सरकार कहती है तुम यूरिया कट्टा लेकर आओ, और यूरिया कट्टे पर अगर 2000 रुपये का ना, तो 500 रुपये में दे दूंगी, तुम 1500 पे कर दियो, तुम 2000 दे आइयो, बाद में तुम 500 दे दूंगी। तो ये 500 रुपये दे रही ना जो सरकार, इसमें कहा गया जो कुल्मी मांटे प्रोटोकॉल में ऐसी ऐसी जो सब्सिडी दे दी जा रही है उसे कम करना। और क्या कहा कि ऐसी ऐसी सब्सिडी को $500 बिलियन की हानिकारक सब्सिडी को कमी लाना। $500 बिलियन की पूरी दुनिया को कहा गया, ये भारत को नहीं कहा गया। ठीक है, वैश्विक स्तर का सम्मेलन है हर साल सरकार द्वारा। उसके बाद क्या, जैव विविधता फाइनेंस गैप को कम करने हेतु $200 बिलियन की राशि को निवेश जुटाना। इसका मतलब समझो फाइनेंशियल गैप क्या हो, पता $200 बिलियन कहां से जुटा के लेगा, कोई किसी व्यक्ति ने दे दी दान, चलो दान दे रहे और पर्ची कटवाओ, कोई टाटा हुआ, अंबानी हुआ, ऐसा करके हम ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट पता कहाँ से निवेश कहाँ तक करवा लेंगे, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति तक, किसी कंपनी तक, किसी सरकारों तक, यहाँ से जुटा लेंगे। बाकी जो पैसा होगा ना, बाकी जो पैसा होगा वो पैसा हम पता कहाँ से लेकर आएंगे, वो विकसित देश है ना, जो है 14-15 जो विकसित देश है, ये देंगे पैसा भैया, पता लग गया, क्योंकि इन्होंने पहले ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, तो ये पैसा देंगे इस फंड में, ये पैसा देंगे जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड बना है, इसमें पैसा ही विकसित देश देंगे, बड़े बड़े देश, अमेरिका, रूस, चाइना, ठीक, ये देंगे पैसा। इन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हमारी जैव विविधता को, इनकी टेक्नोलॉजी फास्ट है, पता लग चुका क्या कहने की कोशिश करी जा रही। इससे क्या हो रहा है, हमारा पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क बन जाती दिमाग में कि हमने सब पढ़ रखा है, समझ में ये बात है। अभी तो थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, तुम थोड़ी देर पहले मैथ पढ़ा, अब तुम पढ़ने बैठ गए, और घर भी जाकर पढ़ोगे, और शाम को फिर आकर पढ़ोगे, तो सब ज्यादा तुम ही पढ़ रहे। बस क्या है अंदर, कॉन्फिडेंस की कमी, और शाम को टेस्ट आएगा तो फिर और मर जाओगे, तो कितना पढ़ोगे। एक ह्यूमन अगर अकेला इंसान, उसके पास कोई नहीं है, टीचर नहीं है, अकेला इतने घंटे पढ़ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता वो पढ़ लो। जब तुम 3-4 दिन छुट्टी हो गया तुम पढ़ लो इतना, तो ये तो मिनिमम एवरेज निकाल के देखो तो 5-4 घंटे सारे ट्यूशन के बैठ रहे, 5 घंटे तो बच्चे को घर नहीं पड़ा जाता। अब रुबिनिया का जब घर जाकर खाना ही खाती होगी, पढ़ती तो होगी थोड़ा बहुत। अब देखो आगे पढ़ो, यहाँ लिखा देखो नीचे, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैव विविधता फ्रेमवर्क के बारे में लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, इसमें देखो क्या लिखा हुआ, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में अपनाया गया है। को 15 में तो अपनाया गया है सर, ठीक। आगे चलो, इसे देख, इसे आईची जैव विविधता लक्ष्यों की जगह लागू किया गया है, क्योंकि आईची लक्ष्य तो पूरे हो पाए या नहीं हो पाए वो तो अलग केस था, सही बात है। क्योंकि जब 2020 तक 10 से लेकर ना, जब आईची लक्ष्य निर्धारित कर रहे थे 2010 से लेकर 2020 तक, हमने ये पूरा का पूरा एक दशक, 10 सालों का वर्ष जैव विविधता दशक के नाम से बनाया, समझ बात है, क्योंकि जैव विविधता का ह्रास हो रहा था हमारी। गौरतलब है कि आईची जैव विविधता लक्ष्य की सीमा 2020 तक निर्धारित की गई थी, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। अभी भी कह रहा हूं मैं, ये जो आईची लक्ष्य थे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, कि जो इसमें होगा तो उसे माननी ही पड़ेगी, ये सबसे बड़ी समस्या। लेकिन 2050 तक के लिए 4 गोल्स और 2023 तक के लिए 23 टारगेट निर्धारित किए गए हैं, और जो 4 गोल्स वे प्रमुख तुम अभी लिखने ही से, और 23 में जो प्रमुख खास वे भी लिखने से, ठीक है। ये सारा नोट करो जल्दी फटाफट, ये पहली न्यूज होगी खत्म, इसका होगा सत्यानाश, कल्याण, कुछ नहीं लिखना इसके अंदर से, जो बोर्ड पर लिखा हो लिखना फटाफट।
देखो नेक्स्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। पहले समझ लो और मुझे सुना दो, लिखना है घर तो समझ गए। समझ लो पहले क्या हो, वैश्विक पर्यावरण सुविधा लिखा हुआ, वैश्विक पर्यावरण सुविधा लिखा हुआ नहीं। भाई एक बात बताओ, अगर जैव विविधता को बचाना चाह रहे, जलवायु परिवर्तन को कम करना चाह रहे, सही बात या, और क्या करना चाह रहे, और ये करना चाह रहे, मरुस्थलीकरण को रोकना चाह रहे, रोकड़ा कहाँ था आगा, बनाना पड़ेगा, कुछ फंड बनाना पड़ेगा, कर दी गई थी व्यवस्था। सही बात है, उससे पहले की व्यवस्था कर दी 1991 में हमने एक सुविधा बना रखी, उसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। फैसिलिटी को तो सुविधा बोल रहे हो, तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा। तो देखो क्या लिखा हुआ यहाँ से, GEF परिषद ने जलवायु जैव विविधता और प्रदूषण से संकट से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए $1.4 बिलियन के वितरण को मंजूरी दे दी है। यह लाइन इंपोर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपोर्टेंट है। GEF है क्या, जिन्हें पैसा दिया और कब बढ़ा, ऑटोमेटिक इंपोर्टेंट होगा नहीं। GEF के बारे में उत्पत्ति तो कब हुई थी, 1991 में। लाइन जरूर लिखनी, और यूपीएससी जो भी सन देगा हमेशा क्या देगा, गलत, तो ये लाइन जरूर लिखनी तुम। एकमात्र बहुपक्षीय कोष है, इसके अलावा और कोई बहुपक्षीय कोष नहीं है, एकमात्र ऐसा बहुपक्षीय कोष जो पर्यावरणीय समस्याओं के सभी पहलुओं पर काम कर रहा है, पर्यावरण के सभी समस्याओं पर पहलुओं पर काम कर रहा है। ठीक, आगे चलो। उद्देश्य, विश्व के सबसे अधिक दबाव वाले पर्यावरण मुद्दों से निपटने के लिए विकासशील देशों के काम का समर्थन करना। इसके तहत 4 मुख्य क्षेत्रों में शामिल है, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, इंटरनेशनल वाटर, ओजोन क्षरण। पर्यावरण के मामले में अगर सबसे बड़ी कोई संस्था है, एक सबसे बड़ा कोष है कोई, ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा है, बहुपक्षीय कोष है, सुविधा फंड एक प्रकार का हो। ठीक, अभी ने दिया था पैसा जलवायु परिवर्तन के लिए, जैव विविधता के लिए, प्रदूषण से निपटने के लिए $1.4 बिलियन दिए। पता कितने हो $1.4 बिलियन? $1 बिलियन डाल पर देखो गूगल पर कितना हो, 1 मिलियन में देखो कितने हो। कितने? 8 करोड़ इतने रुपए दिए, समझ गए, तो बहुत पैसे। आगे चलो, तो दूसरा इसको उद्देश्य जरूर लिख लेना। उसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो, वैश्विक पर्यावरण सुविधा है, अभी भी सुनने वाला हो रहा है, 3 चीज जरूर सुनूंगा। पहली बात, GEF कब बना, उसका उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, इंटरनेशनल वाटर और ओजोन क्षरण, इन निपटने के लिए पैसा देना। बात खत्म आसान भाषा में। इन एजेंसी कौन कौन सी, जैसे इस फंड को जिनने बनाया, वर्ल्ड बैंक, UNDP और UNEP। कितनी संस्थाएं होंगी, एक तो हमारी वर्ल्ड बैंक होगी, एक UNEP होगी। कब बना फंड यो, एकमात्र कोष है, इसके अलावा भी है कोई? अच्छा, एजेंसी कौन कौन सी जिन्हें बनाया, UNDP और UNEP। कितने देश है सब, याद रहेगी बात या, ये इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नीचे का जो कचरा भरा हुआ है ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ऐसा लिख रखा नुकरा, देख जैव विविधता अभी समय इस सभी पैसा हिंते मिला, नीचे लिख रखा जलवायु परिवर्तन UNFCCC वालों को पैसा हिंते मिलेगा। उसके बाद जो POP से स्टॉकहोम अभी समय इन्हें पैसा हिंते मिलेगा। समझ गए बात, यही। हाँ तो बस याद रखने बात, बस मोटे मोटे तौर पर याद रखनी बात, एक ही तो कोर्स है बस, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, सही याद रहेगी बात। कब बनाया, 1991 में। उसके बाद मरकरी मिनीमाता अभी समय पैसा हिंदे भी लगा से। ठीक, हालांकि इस कोर्स का संबंध औपचारिक रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होगी। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल इस तरह का संबंध है, फिर भी यह बदलाव के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने का समर्थन करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पैसा नहीं मिलता, ये बात जरूर लिख लेनी, बाकी सबको मिलेगा। समझ में आई बात? यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जानो क्या हुआ था, क्या हुआ था उसमें, प्रदूषण से रिलेटेड बातें हुई थी क्या? हाँ, HFC, ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि GEF के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, GEF के द्वारा कौन सी रिपोर्ट, तो अनन्य संरक्षण पहल। ठीक, इसे GEF यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा और इंटरनेशनल कंजर्वेशन द्वारा जारी किया जाता है। दोनों संस्थाओं का नाम याद रखना। देख लो, रिपोर्ट भी सुनूंगा मैं बराबर देते स्पीड तक, पहले रिपोर्ट का नाम याद कर लो, वहां देख उसे याद कर ले जाकर।
अनन्य संरक्षण पहल इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव लिखा हुआ किसी के कौन कौन जारी करो, एक तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा और इंटरनेशनल कंजर्वेशन। याद रहेगी बात। या रिपोर्ट का मुख्य बिंदु समझ लो क्या है, मुख्य बिंदु नहीं पूछने का, बस नहीं पूछेगा रिपोर्ट, लेकिन पढ़ रहा हूं वैसे ही मुख्य बिंदु ना याद करनी बिल्कुल भी है। दो ही चीज याद करनी, एक तो ये रिपोर्ट का नाम और किसने जारी करी है। दो संस्था इंटरनेशनल कंजर्वेशन होगी, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। हॉटस्पॉट का नाम सुना तुमने, हॉटस्पॉट को जारी करने वाली संस्था भी इंटरनेशनल कंजर्वेशन ही। याद रखना कितने हॉटस्पॉट भारत में, 4। एक तो पूर्वी वाला होगा, एक पश्चिम बंगाल वाला होगा, और एक हाँ एक उत्तर पूर्वी वाला होगा। 4 के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा बार बार। सबसे बड़ा कौन सा हॉटस्पॉट भारत में, पश्चिमी घाट, सबसे बड़ा वही है। देशज लोगों से के पास स्थलीय संरक्षित क्षेत्रों का 40% और पारिस्थितिक रूप से अक्षुण्ण क्षेत्र का 37% हिस्सा मौजूद है। पता क्या कह रहे हैं, कह रहे जो देसी लोग, ये रिपोर्ट कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रही है, जो देसी लोग है ना, गांव के देसी लोग, उनके पास 40% हिस्सा, कितना, लेकिन वे ना 37% पारिस्थितिक रूप से क्षेत्र का 37% हिस्सा मौजूद है। जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन 1%। हाँ पता क्या है, जितना भी जमीन है ना वो सारे देसी गांव के लोगों के पास है, लेकिन उनका पर्यावरण परिस्थिति को बचाने में 1% ही योगदान है केवल। हाँ 1% नीचे लिख रखा है। रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग बात कर रही। नीचे देख क्या लिख रखा है, जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन के वित्त पोषण में इनका 1% से भी कम हिस्सा है। इसका मतलब स्थानीय लोग ज्यादा बदतमीज है, पैसे नहीं देते बिल्कुल भी, लोकल के जो गांव के लोग। और देखिए भी क्यों इन्होंने कौन सा नुकसान पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया तो इसमें क्या हम पूछ सकते सवाल में, ICI क्या है, शुरू में लिख रखा है नहीं, इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव लिख रखा है। इसे 2022 में GEF ने समर्थन दिया था। समझ बात है, उद्देश्य क्या है इसका, जैव विविधता वाले भू परिदृश्य, समुद्री परिदृश्य और पारिस्थितिक क्षेत्रों और गैर प्रतिस्थापन योग्य पारिस्थितिक तंत्र में IPCL प्रबंधित सुनिश्चित करने के लिए उनका बढ़ाना, बस पर्यावरण को बचाना और कुछ नहीं है। 4 घटक से छोड़ दो, पता लग गया क्या करना, बस वो ऊपर का जो रिपोर्ट है उसका नाम लिख देना, किसने जारी करी इसका नाम याद करना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये याद करना। रिपोर्ट के अंदर का बिंदु कभी नहीं पूछता, आज तक नहीं पूछा सुना, तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, याद करने की, पढ़ लो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दिमाग को लोड नहीं डालना, लोड डालना अपने दिमाग को वहां से, अच्छा यह रिपोर्ट इन्हें जारी करी इंटरनेशनल कंजर्वेशन और वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ऐसा तो कर। और कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है ऊपर, GEF। GEF कब बना, 1991 में बना, और एक बहुपक्षीय कोष हो गया यहाँ तक। कोई दिक्कत तो नहीं है तक। ये क्या करेगा, पैसा देगा, जलवायु परिवर्तन के लिए पैसा देगा, जैव विविधता के लिए पैसा यही देगा, इंटरनेशनल वाटर के लिए, ओजोन क्षरण के लिए देगा। 186 देश है इसमें, किसके लिए पैसा नहीं दे रहा है, वित्त संघ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। ये से जरूर लिख लेना नोट में, वहीं से पता लग गया क्या क्या करना, इस तरह करके नोट्स बनाना पड़ा। अब आ जाओ ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन। डॉल्फिन पर सवाल पक्का, डॉल्फिन क्या खाओ, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्तनधारी जीव भारत में कहाँ मिलेगी डॉल्फिन, और डॉल्फिन कितने प्रकार की हो, या फिर जो डॉल्फिन है, जो डॉल्फिन नहीं देखी तुमने, कैसी हो डॉल्फिन, सर्च करो देखी थी एक बार और देखो, गंगा डॉल्फिन देखो, गंगा डॉल्फिन खत्म हो गई ना बेचारी, अब तो उनकी जनसंख्या बढ़ी। आंख नहीं होती इसका, याद रखना बात है, आंख नहीं है इसका, सुगंध चले और साउंड से। कहाँ से, सच में बहुत समझदार प्राणी हो यार, यूपीएससी से सवाल पूछेगा डॉल्फिन पर लेकर, ये समझदार प्राणी हो, बुद्धिमान प्राणी हो यार। क्या होगा, मैं क्या करूँ, इसे बता दे, इसे बता, पूछ लो, टिकट है तो कट पता हम दादा टिकट है तो कट सच में ये नहीं पूछने का दांत कितने लंबे इसके न पूछा कहाँ मिला, अभी यही पढ़ना बस, अब जा आ जाओ, खत्म हो गया अभी।
अगर होती तो मिल सकती थी। इसमें लोग बाथरूम करो रोज सुबह हो जाएगा। तू कहा था अगर तो देखनी तो बस रगड़ दो होती ना बस वही। हां ये काम यार भाई यार सच में इसे बताया होगा कि किसी ने बताया होगा वो रोट लिया ना। ए भाई जो लेते सब करके उसमें पानी में पानी हां इसमें लिख रखा है ये तो पढ़ना मजा में कुछ समय के लिए पानी तो बाहर आवा है ऑक्सीजन लेने के लिए। कौन है योगी? कौन कौन खा रही है इसके? चलो जाओ ग्लोबल। अच्छा डॉल्फिन को बचाने के लिए डॉल्फिन की पता क्या खास बात हो? इनकी पूरी 2000 प्रजातियां बची थी पूरी। डॉल्फिन की 2000 प्रजातियां बची थी बाकी सब नष्ट होगी। अब देखो जब जब 2000 प्रजातियां ही बच रही थी वो 2000 ही बच रही थी डॉल्फिन 2000 के आसपास सब मर गई थी। अभी ये न्यूज चर्चा में आई डॉल्फिन के लिए हमने बहुत प्रयास करे अब बढ़ रही संख्या होगी इनकी। अगर ये नष्ट होगी ना पृथ्वी पर पूरी दुनिया में कभी तुम डॉल्फिन देखने को नहीं मिलेगी। जैसे तुमने उसका नाम सुना है कोयल थी कोयल बोल जा बोल उसका आवाज नष्ट कर दिया हमने। पारो वाले बाग में बोल रही थी यहाँ टोलवाड़ी वाला बाग इसमें बोल रही थी। समझ बात यार इधर रास्ते में जाओ ना करते हाँ ये सारे नष्ट हो गए बेचारे। ठीक और एक क्या है तोता दिखाई दे रहा है? अब नहीं दिखाई दे पहले बहुत दिखाई देते बहुत बहुत हरियाली थी। अब डीपीएस की तरफ को जाओ ना मकान ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखो ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन। ग्लोबल डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन का मतलब घोषणा पत्र हाँ ऑफ रिवर डॉल्फिन नुकरा जो नदी की डॉल्फिन है ना वैसे भी स्तर पर प्रयास करा जा रहा है बचाने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है 11 देशों ने कोलंबिया के बोगोटा में तो जो बोगोटा कहां पड़ा कोलंबिया में ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन 2030 पर हस्ताक्षर कर दिए 2030 तक बचाएंगे डॉल्फिन को। अच्छा घोषणा पत्र के बारे में जान लो। घोषणा पत्र पे 11 उन देशों ने अपनाया जहां नदी डॉल्फिन पाई जाती है। ये वे देश है जिनके देश में नदी है और उनके यहाँ डॉल्फिन पाई जा रही है। ठीक आ जाओ ये देश है बांग्लादेश इसने हस्ताक्षर करे। यो बोलीविया ये इनके सारे देशों के नाम 11 देश है ना नू पूछेगा तो कौन सा नहीं है इसलिए 11 के 11 रट लो। बांग्लादेश है पड़ोसी देश हमारा पक्का ऐसे जोड़ जोड़ याद रखेगा। बोलीविया ब्राजील में भी नदी में पाई जा अमेजन बहुत बड़े जंगल है ना वहां से तो ब्राजील को याद रखेगा। कंबोडिया कंबोडिया क्यों फेमस है? म्यांमार जा रहा है म्यांमार लाओस वियतनाम कंबोडिया बांग्लादेश सब है कंबोडिया भी आएगा इसमें। कंबोडिया इक्वाडोर आएगा भारत आएगा भारत नेपाल भी आएगा इसमें। पाकिस्तान तो नहीं आएगा पाकिस्तान भी सिंधु नदी में पाई जा वहां से। उसके बाद पेरू उसके बाद वेनेजुएला देख लो वेनेजुएला में बहुत बड़ा संकट था। तो ये सारे के सारे वे देश है जिन्होंने कोलंबिया के बगोटा के अंदर ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन पर हस्ताक्षर करे। एक बार दोबारा और पढ़ लेना इन देशों का नाम ही पूछेगा इस डॉल्फिन को बचाने के लिए जो डिक्लेरेशन हुआ बगोटा के अंदर कोलंबिया में इस पर किन्ने किन्ने हस्ताक्षर करे। नाम पढ़ो उसका क्या है पहले इसका डिक्लेरेशन का ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन कब तक का नोट्स में भी तो नहीं लिखना बस 2030 तक। घोषणा पत्र में कितने देशों ने अपनाया सर 11 के नाम बताओ। चीन है इसमें चीन है भूटान अच्छा कंबोडिया म्यांमार है नहीं है उसके बाद श्रीलंका है कोलंबिया इक्वाडोर है कंबोडिया है कोलंबिया कंबोडिया जैसे दिखाई दे रहे ठीक इक्वाडोर भारत है पेरू वेनेजुएला। अगर भारत होता हम से पढ़ते नहीं पढ़ते कमजोर हो जाता है घोषणा पत्र। हमारे कैसे दुनिया में क्या चल रहा है दूर हो अभी 12 नहीं बजे 12 बजे नहीं बजे। अब आगे बढ़ो। एशिया और दक्षिण अफ्रीका में नदी डॉल्फिन की सभी प्रजातियों की आबादी में होने वाली गिरावट को रोकना और उनकी संख्या को
बढ़ाना और मौजूदा नदी डॉल्फिन की प्रजातियों की संरक्षण हेतु वित्त पोषण अन्य उपाय के लिए तैयार करना सारा इसका उद्देश्य है। एशिया के अंदर और दक्षिण अमेरिका के अंदर जो नदी डॉल्फिन की प्रजाति है ना, उसे बचाने के लिए प्रोग्राम चलाना, वित्त पोषण करना, सब इसका उद्देश्य है। नदी डॉल्फिन के बारे में जान लो थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट बात है। नदी डॉल्फिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में शीर्ष शिकारी है। नदियों में अगर सबसे ज्यादा किसी का शिकार करा जा रहा वो नदी डॉल्फिन है। क्यों पता? इस डॉल्फिन को पकड़ के ले आएंगे, इसका चिकन बहुत महंगा, बहुत महंगा। गंदे बच्चे होता है यार, क्या कर देगी एक बार। मेरे सपने में चिकन खाया आपने। मैंने सच में कुछ दिन पहले खाया, कुछ और दिन आपने एक दो टुकड़े खाए मतलब मेरे सपने में। सच में मैंने 2 ही टुकड़े खाए। अब आप नहीं जान रहे हैं पर सच्ची में 1980 के दशक के बाद इसकी आबादी में 73% कमी आई। जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, सबने मांगा देख, ये मेरी माँ तक कम नहीं है, ये मेरी माँ वाला हाल है। जो भी होगा ना मेरे साथ, मुझे बुखार चढ़ रहा है ना, सुबह उठ के बता गई सच में मेरे सपने में एक करार था, पतरी नुगारी पतरी इंगे तो इंगा है